नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आरएन टीवी नेशनल। चले खबरों की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित प्रसिद्ध शेगांव धाम में इन दिनों खास तैयारियों में जुटा हुआ है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट ने व्यापक व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं। साथ ही आपको बता दें, इसे लेकर श्रद्धालु में भी उत्साह का माहौल है। पुलिस विभाग और सुरक्षा एजेंसियां मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप देने में जुटी हुई। राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए मंदिर परिसर का मुख्य मार्गों और हेलीपैड स्थल पर विशेष सुरक्षा के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किया गया। ये प्रधानमंत्री का इजराइल का दूसरा राज्य के दौरा होगा। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और विभिन्न क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर चर्चाएं होने की भी संभावनाएं हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टोक्यो में कोनोए ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में कंपनी के सीनियर मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव जनरल मैनेजर और सेल्स मैनेजमेंट डिजिटल डोमेस्टिक बिजनेस के इंचार्ज शिगेकी तानाबे तथा उनकी टीम ने हिस्सा लिया। इस बैठक का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में निवेश के अवसरों और लॉजिस्टिक्स एवं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में संभावनाओं पर चर्चा करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों और राज्य के में इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में मौजूद अवसरों से अवगत कराए और आगे सहयोग की संभावना पर विचार विमर्श भी किया। तो सीएम योगी ने की टोक्यो में बैठक, कोनोए कंपनी के साथ अहम चर्चाएं भी करते नजर आए। उत्तर प्रदेश में निवेश के अवसर सीएम योगी ने निवेश भी समझाया। तो आपको बता दें, सीएम योगी ने की टोक्यो में बैठक, कोनोए कंपनी के साथ अहम चर्चाएं भी करते नजर आए। साथ ही उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर इस दौरान कई, आपको बता दें, बिजनेसमैन इन सबसे बात करते नजर आए और साथ ही उनके विचार समझे जाने और साथ ही उन्होंने इस दौरान उत्तर प्रदेश में निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए अहम प्राथमिकताएं भी दी। साथ ही आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टोक्यो में कोनोए ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में कंपनी के सीनियर मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव जनरल मैनेजर और सेल्स मैनेजमेंट डिवीजन डोमेस्टिक बिजनेस के इंचार्ज शिगेकी तानाबे तथा उनकी टीम ने इस दौरान हिस्सा लिया। इस बैठक का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में निवेशकों के अवसर और लॉजिस्टिक एवं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में संभावनाओं पर चर्चा करना था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों को राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में मौजूद अवसरों से अवगत कराया और आगे सहयोग की संभावना पर विचार विमर्श भी कराया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने आधिकारिक दौरे पर टोक्यो पहुंचे, जहां उनका वाइस गवर्नर जूनिची इशिदेरा और एम्बेसडर नगमा एम मालिक और भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। ये दौरा दो देशों के दौरे का हिस्सा होने के साथ साथ मुख्यमंत्री की जापान की पहली यात्रा है, जो भारत और जापान के स्ट्रेटेजिक और कल्चरल संबंधों को मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुख्यमंत्री ने टोक्यो में कोनोए ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड और मित्सुबिशी एंड कंपनी के सीनियर अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लिया। इन बैठकों में उन्होंने उत्तर प्रदेश में निवेश के अवसर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और उद्योगों में संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया, साथ ही चर्चाएं की। वहीं टोक्यो जापान का सीएम का ये दौरा, जहां इस दौरान निवेश को लेकर चर्चाएं करते नजर आए। टोक्यो में निवेश पर अहम चर्चाएं, जापान में यूपी सीएम का भव्य स्वागत भी किया गया। तो आपको बताते चले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये पहली यात्रा थी। का फूड बास्केट के रूप में उत्तर प्रदेश जाना जाता है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर इस फील्ड में वैल्यू एडिशन की अनंत संभावनाएं हैं। खाद्यान्न के सीड से लेकर के उसे बाजार तक पहुंचाने के लिए, बीज से लेकर बाजार तक की इस प्रक्रिया में जुड़ने, उसके पैकेजिंग के लिए
इन सभी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कंपनियों के माध्यम से वहां पर किया जा सकता है। फूड प्रोसेसिंग की अनंत संभावनाएं यूपी के अंदर हैं। उन संभावनाओं को, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक की नई संभावनाओं को भी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ाता है। भारत के अंदर सबसे अधिक जल संसाधन वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। यानी जल संसाधन आज के दिन पे, और मीठा जल, यह जल इतना मीठा है कि उस जल का उपयोग हम न केवल एग्रीकल्चर के लिए बल्कि ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण में भी और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। पंप स्टोरेज की स्कीम को भी आगे बढ़ाने में इन सभी संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकता है। उत्तर प्रदेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर ये 25 करोड़ की जो आबादी है, इस 25 करोड़ की आबादी में 56% आबादी ऐसी है जिस आबादी में जो आबादी वर्किंग फोर्स है, यानी युवा है, कार्य करने के लिए किसी भी फील्ड में स्किल मैन पावर की आपूर्ति करने में सदैव आपको उपलब्ध हो सकता है सस्ता और अच्छा मैन पावर। हर एक सेक्टर का उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर उपलब्ध हो सकता है। जितनी बड़ी आबादी है उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी हैं, और जितनी बड़ी चुनौतियां हैं उतनी बड़ी संभावनाएं भी उत्तर प्रदेश के अंदर हम सबको देखने को मिलती है। और उन संभावनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने का पिछले 9 वर्ष के अंदर हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। पिछले 9 वर्ष में भारत के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ने वाले राज्य के रूप में, आर्थिक रूप से आगे बढ़ने वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है। और 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। प्रति व्यक्ति आय को लगभग 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। भारत की अर्थव्यवस्था में कभी उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य माना जाता था। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं, बल्कि भारत की इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू बनकर के एक ग्रोथ इंजन के रूप में भारत के विकास में अपना योगदान देने के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। तो वही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भोपाल धनबाद छपरा एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर सेवा की शुरुआत की। ये नई ट्रेन मध्य प्रदेश और झारखंड के बीच यात्री और माल परिवहन को और अधिक सुविधाजनक बनाएगी। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि भोपाल धनबाद के बीच नई ट्रेन सेवा शुरू होने से लोगों की यात्रा में समय की बचत होगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा भी मिलेगा। ये कदम केंद्र सरकार के यात्रियों की सुविधा और क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। प्रधानमंत्री जी ने रिकॉर्ड दिया है 15,000 करोड़ रुपए का, जो कि कांग्रेस के समय जो बजट था उससे 24 गुने ज्यादा है। 24 गुने। बहुत तेजी से काम भी चल रहा है। डबल इंजन की सरकार का लाभ है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी आपसे बात होती है, आप लगातार रेलवे के लैंड एक्विजिशन के, फॉरेस्ट से अप्रूवल के, इन सब के लिए आपके प्रयास बहुत ही सराहनीय। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपके इन सराहनीय प्रयासों के कारण रेलवे का काम बहुत तेजी से चल रहा है। और जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अभी
इस बजट में जो कि मध्य प्रदेश के लिए एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा, उस प्रोजेक्ट का मैं उल्लेख करना चाहूंगा, विशेष उल्लेख। दानकुनी से सूरत के बीच में जो नया फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, वो मध्य प्रदेश के बहुत बड़े इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक आधार है। ये फ्रेट कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में दानकुनी से आरंभ होगा, उड़ीसा को क्रॉस करते हुए छत्तीसगढ़ में आएगा, छत्तीसगढ़ को पार करते हुए मध्य प्रदेश में आएगा और मध्य प्रदेश का बड़ा एक इंडस्ट्रियल हिस्सा इससे जुड़ेगा। और जैसा दुनिया भर में देखा गया है, जहां जहां फ्रेट कॉरिडोर बनते हैं, चाहे अमेरिका का उदाहरण देख लें, चाहे जर्मनी का देख लें, चाहे चाइना का देख लें एग्जाम्पल, जहां जहां फ्रेट कॉरिडोर बनता है, उस फ्रेट कॉरिडोर के आसपास इंडस्ट्रियल ग्रोथ तेजी से होती। तो अब मध्य प्रदेश इस फ्रेट कॉरिडोर के कारण वेस्ट कोस्ट के पश्चिमी तट पे हमारे जितने पोर्ट्स हैं, चाहे गुजरात के पोर्ट्स हों, चाहे महाराष्ट्र के पोर्ट्स हों, इन तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल से धनबाद चौपाल नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये नई रेल सेवा प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों के लिए यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के साथ साथ व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करना है। नई रेल सेवा के शुरू होने से भोपाल और धनबाद चौपन के बीच आवागमन और माल ढुलाई दोनों की ही आसान और तेज होंगे। इस अवसर पर रेलवे अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और यात्रियों की बड़ी संख्या मौजूद रही। उन्होंने मुख्यमंत्री को इस नई सुविधा के शुभारंभ पर बधाई दी और यात्रियों को सुरक्षित व आरामदायक यात्रा के लिए शुभकामनाएं भी दी। रेल सेवा के शुभारंभ के साथ ही भोपाल से धनबाद चौपन के बीच यात्री अब तेज, समयबद्ध और सुविधाजनक यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नेशनल ट्रेड एक्सपो 2026 में कहा कि यह प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है कि यहां 5 दिवसीय ट्रेड एक्सपो का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि इस एक्सपो में व्यापारी और उद्योग से जुड़े लोग शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इससे पहले प्रदेश में ऑटो एक्सपो का आयोजन किया गया था और इस बार 250 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस एक्सपो से प्रदेश के व्यापार और औद्योगिक विकास को मजबूती मिलेगी और स्थानीय व्यवसायियों को नए अवसर भी मिलेंगे। 5 दिवसीय ट्रेड एक्सपो का आयोजन किया गया था, जिसमें गुजरात से हमारे राष्ट्रीय व्यापारी विकास बोर्ड के चेयरमैन श्री सुनील के सिंघी जी वो भी उपस्थित हुए। हमारे कैट से अमर परवानी जी, पदाधिकारीगण और पूरे व्यापारी बंधुगण और रायपुर की महापौर श्रीमती मिनल चौबे भी समापन समारोह में सब उपस्थित हुए और बड़ा अच्छा रहा। इसके पहले ऑटो एक्सपो भी हुआ था, जिसमें हम लोग रोड टैक्स में 50% छोड़ दिए थे, तो 60,000 से ऊपर व्हीकल बिका। और इस ट्रेड एक्सपो में भी यहाँ पर 5 दिनों तक इसमें 250 से ज्यादा स्टॉल लगे थे और सुई से लेकर सारी चीज यहाँ पर देखने के लिए भी और खरीदने के लिए भी यहाँ पर हमारे व्यापारी बंधुगण के द्वारा पूरी व्यवस्था की गई थी। पूरी व्यवस्था की गई थी और निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे प्रदेश को व्यापार के क्षेत्र में होगा। हम कैट का बहुत आभारी हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ACER इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयोजित कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन करेंगे। इस मेले का आयोजन कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों, नवाचारों और अनुसंधान को किसानों तथा कृषि विशेषज्ञों के बीच साझा करने के उद्देश्य से भी किया गया। वहीं कृषि विज्ञान मेले में विभिन्न कृषि उपकरण, उन्नत बीज और साथी फसल प्रबंधन तकनीक और कृषि अनुसंधान पर आधारित नवाचार प्रदर्शित किए गए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने उद्घाटन सत्र में किसानों और
शोधकर्ताओं को संबोधित करेंगे और साथ ही कृषि क्षेत्र में नई पहल और योजनाओं पर भी प्रकाश डालेंगे। तो वहीं आपको बताते चले, शिवराज सिंह ने इस दौरान कई उद्घाटन भी किए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयोजित कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन करेंगे। इस मेले का आयोजन कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों, नवाचारों और अनुसंधान को किसानों तथा कृषि विशेषज्ञों के बीच साझा करने के उद्देश्य से किया गया। कृषि विज्ञान मेले में विभिन्न कृषि उपकरण, उन्नत बीज, फसल प्रबंधन तकनीकों और कृषि अनुसंधान पर आधारित नवाचार प्रदर्शित किए जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने उद्घाटन सत्र में किसानों और शोधकर्ताओं को संबोधित करेंगे और कृषि क्षेत्र में नई पहल और योजनाओं पर भी प्रकाश डालेंगे। साथ ही आपको बताते चले, दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, जो कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। उद्घाटन ICAR पूसा में कृषि मेला आयोजित किया गया। कृषि नवाचार प्रदर्शनी आज से शुरू हो रही, जहां किसानों को नई तकनीक पेश की जाएगी। आपको बता दें, ICAR पूसा कृषि मेले का आयोजन किया गया, जहां शिवराज सिंह चौहान इस दौरान मौजूद रहे, केंद्रीय कृषि मंत्री। और साथ ही आपको बता दें, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयोजित कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन करेंगे। इस मेले का आयोजन कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों, नवाचारों और अनुसंधान को किसानों तथा कृषि विशेषज्ञों के बीच साझा करने के उद्देश्य से किया गया। कृषि विज्ञान मेले में विभिन्न कृषि उपकरण, उन्नत बीज, फसल प्रबंधन तकनीकें और साथ ही कृषि अनुसंधान पर आधारित नवाचार प्रदर्शित किए जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने उद्घाटन सत्र में किसानों और शोधकर्ताओं को संबोधित करेंगे और कृषि क्षेत्र में नई पहल और योजनाओं पर भी प्रकाश डालेंगे। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुष्कर में आयोजित श्री हनुमंत कथा में हिस्सा लिया। ये कथा कार्यक्रम धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कथा स्थल पर पूजा अर्चना की और प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करते हैं। श्री हनुमंत कथा में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं ने भाग लिया और आध्यात्मिक प्रवचनों का लाभ भी उठाए। कार्यक्रम में सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। तो वहीं आपको बताते चले, इस दौरान कार्यक्रम में भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम इंतजाम किए गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुष्कर में आयोजित श्री हनुमंत कथा में हिस्सा लिया। ये कथा कार्यक्रम धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कथा स्थल पर पूजा अर्चना और प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की भी कामना की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजनों में समाज में सकारात्मक ऊर्जा और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करते हैं। और साथ ही श्री हनुमंत कथा में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं ने भी भाग लिया, आध्यात्मिक प्रवचनों का लाभ उठाया। कार्यक्रम में सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए, जहां इस आयोजन में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। पुष्कर में ये भव्य धार्मिक आयोजन CM भजनलाल शर्मा इस दौरान आपको बता दें शामिल भी हुए। धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा का आयोजन, जहां लंबी संख्या में, आपको बता दें भारी संख्या में भक्त भी, श्रद्धालु भी उपस्थित रहे। तो वहीं बिहार पुलिस सप्ताह 2026 के समापन समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन पटना में किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारी और जवानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस बल के योगदान की सराहना करते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी पुलिस कर्मियों को उनके समर्पण और सेवा के लिए बधाइयां दी। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित किया गया। पुलिस सप्ताह के समापन अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक और प्रेरणादायक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।
तो वहीं सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल से भारत रणभूमि दर्शन एक्सपीडिशन को हरी झंडी दिखाकर इसकी औपचारिक शुरुआत की। ये पहल भारतीय सैनिकों के साहस, देशभक्ति और आधुनिक रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से की गई। इस अवसर पर सेना प्रमुख ने कहा, भारत रणभूमि दर्शन एक्सपीडिशन हमारे देशवासियों को सेना की ताकत और देश की सुरक्षा में हमारे जवानों के समर्पण को नजदीक से समझने का अवसर देगा। ये कार्यक्रम युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना और सैनिक जीवन के महत्व को भी उजागर करेगा। तो वहीं कटक सर्कल में माइनस में डिप्टी डायरेक्टर देवव्रत मोहंती को कल रात एक लाइसेंसधारी कोयला विक्रेता से 30,000 आपको बता दें रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। इसके बाद ओडिशा विजिलेंस ने उनके कटक कार्यालय, मातासाही अभद्र स्थित पैतृक घर और भुवनेश्वर के फ्लैट में तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी के दौरान भुवनेश्वर में उनके फ्लैट से ट्रॉली बैग और अलमारी में छिपा कर रखे गए 4 करोड़ रुपए से अधिक कैश बरामद किए गए। कैश की सही राशि की गिनती अभी जारी है। यह ओडिशा विजिलेंस के इतिहास में अब तक का सबसे बड़े कैश जब्ती मानी जा रही है। ओडिशा विजिलेंस ने मामले को लेकर कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी और दोषियों को कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। तो वहीं इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में पानी की गुणवत्ता खराब होने के कारण स्थानीय लोग परेशान हैं। क्षेत्र की निवासी मंजू ने बताया कि आज अधिकारियों ने नर्मदा का पानी सप्लाई करना शुरू किया है, लेकिन वह भी गंदा है। अब कहा जा रहा है कि टैंकर नहीं आएंगे और यही पानी इस्तेमाल करना होगा। अब हम अभी वही पानी इस्तेमाल कर रहे हैं जो टैंकर से भरा गया था। स्थानीय निवासियों ने अधिकारियों से पानी की गुणवत्ता सुधारने और तत्काल सफाई सुनिश्चित करने की मांग की है। लोग चिंता जताते हुए कह रहे हैं कि गंदे पानी का इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो वहीं कश्मीरी गेट इलाके में कार पर फायरिंग की घटना हुई। घटना के समय कार में 5 लोग सवार थे, जिनमें से एक व्यक्ति घायल हुआ। वहीं पुलिस के अनुसार गाड़ी में सवार लोगों में से एक वकील है जो दावा कर रहा है कि वे लाइसेंस बिश्नोई की लीगल टीम के सदस्य हैं और साथ ही घटना के बाद इलाके में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी और जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि फायरिंग का कारण और संदर्भ क्या था। तो वहीं आपको बताते चले, कार में 5 लोग सवार थे, जहां एक वकील भी इस दौरान घायल हुआ। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए RNTV नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।